लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल लाइन एंड इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और हमने ये देखा था कि जो एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है बार मैग्नेट के लिए, ये हमसे 2 टाइम्स ज्यादा होता है इक्वेटोरियल लाइन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर ध्यान दो। तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट torque on a bar magnet in uniform magnetic field। ठीक है, जब भी किसी बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, जो बार मैग्नेट को क्या करेगा? घुमाएगा। ठीक है, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कुछ थ्योरीज लिखो। लेट अस कंसीडर a bar magnet of equal pole strength M। इधर ध्यान दो। Let us consider a bar magnet of equal pole strength M and magnetic length 12. Magnetic length 12 be placed in a uniform magnetic field with an angle theta। अच्छा, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब समझते हो? दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। समझ में आ रहा है? अच्छा, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है दोनों पोल का, और दोनों पोल का बार मैग्नेट के लिए क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ सेम ही होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए ऐसे एक बार मैग्नेट है जिसको हम क्या करेंगे ना एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। कैसे? ना एक्सटर्नल फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बनाते हुए बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना भाई। Let us consider a bar magnet of equal pole strength M and magnetic length 12 be placed in a uniform magnetic field with an angle theta। Let M be the अच्छा, बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। 2ql होता है या फिर 2ml होता है। 2ql होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। समझ आ रही है? कभी मैं बीच में ऐसे ट्रिक बताऊंगा ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, 2ql नहीं मत लिखना, 2ml, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डायपोल था, वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड आ रहा था। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आएगा। समझ में आ रहा है? लेट m बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट let m be the magnetic dipole moment and is given by कैपिटल M का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? 2ml। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, लेट m be the magnetic dipole moment and is given by m 2ml। ठीक है, when the bar magnet placed in uniform magnetic field both the poles experience force of magnet experience force so that experience force of equal magnitude and opposite in direction जब भी बार मैग्नेट को क्या करेंगे ना एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ऑब्वियस बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों पोल के ऊपर फोर्स लगेगा, और दोनों पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा मैग्नेटिक फोर्स का, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब भी किसी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होता है। सो द नेट फोर्स द एफ नेट, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मींस एफ नेट जीरो का मतलब क्या होता है? वो मूवमेंट करेगा नहीं, मतलब उसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा नहीं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब समझते हो? वो आगे चलेगा नहीं। ठीक है कि नहीं? सो द नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मींस नो ट्रांसलेशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल नो ट्रांसलेशनल मोशन। मैं डायग्राम बनाऊंगा, वेट पहले लिखो, नहीं थोड़ा सा डेरिवेशन है छोटा सा। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था? सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था कि नहीं ऐसे? इसके लिए टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे वैसे भी यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, दो लाइन में आंसर। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि नहीं? When the bar magnet placed in uniform magnetic field, both the poles of magnet experience force of equal magnitude and opposite in direction. So the net force क्या हो जाएगा? Zero. That is no translational motion. But due to the coupling effect of force, coupling effect of force, the magnet experience a torque, which try to rotate the bar magnet, which try to rotate the bar magnet, rotate the bar magnet, ठीक है? And we have to calculate the magnitude of torque. We have to calculate the magnitude of the torque, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये हो गया थ्योरी, इतना बात थ्योरी। अच्छा यही थ्योरी क्या हमने लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल की? सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने को रखा, थीटा एंगल पर रखा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, फिर दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नेट फोर्स जीरो था, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन कपलिंग के कारण, कपलिंग क्या होता है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, अगर दोनों का फोर्स एक दूसरे के डिस्टेंस पर लग रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ गैप है, तब कपलिंग इफेक्ट डेवलप होता है। तो ये क्या करेगा? देख एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर, तो ये इसको क्या करेगा? घुमाएगा, तो टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे भी वही सेम सिनेरियो है, वही भी बार मैग्नेट के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब हम डायग्राम की बात करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। पहले समझो फिर उस वाले को देख। अच्छा जैसे कि मान ले ये मेरा बार मैग्नेट है, एक सेकंड, जैसे कि मान ले ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है? एक सेकंड यार, जैसे कि मान ले ये मेरा बार मैग्नेट है, ठीक है? अच्छा मान ले बार मैग्नेट का हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है? यहाँ पे मान ले ये तरह है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे मान ले ये तरह है साउथ पोल। समझ में आ रहा है? अच्छा हमें पता है कि दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है मैग्नेटिक लेंथ, जिसको हम 12 मानते हैं, ठीक है? बाय अज्यूम्पशन हम 12 ले रहे हैं, कुछ भी लेंथ हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा जैसे कि मान ले ये तरह मैग्नेटिक लेंथ है 12, क्या है? यहाँ पे यहाँ तक ये है तेरा मैग्नेटिक लेंथ है 12, ये कितना हो जाएगा? 12, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ रही है? मैग्नेटिक लेंथ 12। अच्छा हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ, अच्छा मान लो उसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है और इसका भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, क्योंकि बार मैग्नेट का दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है सेम होता है, ठीक है? और दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जो कि है 12। अच्छा हमें पता है कि ये बार मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे नो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे होगा कि नहीं? ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जिसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करेंगे। ये तरह होगा कैपिटल एम, ठीक है? और कैपिटल एम का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? 2m, ये था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? अच्छा मान ले ये जो बार मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है? जैसे कि मान ले ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान ले ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, देख ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। तो यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होना चाहिए? दोनों के बीच फील्ड के लाइन के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी बताया था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो पढ़ा था बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया जरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा और यहाँ पे ये तरह हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक? अच्छा यहाँ पे ये क्या हो गया? तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बी, ठीक है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
अच्छा, ये जो बार मैग्नेट है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देख यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं, ये थीटा एंगल बना है। इसका जो मैग्नेटिक लेंथ है वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। अच्छा, मैंने तो एक बात बता, जब भी किसी बार मैग्नेट को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगेगा। दोनों यहाँ पे देख, यहाँ पे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी सेम है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दोनों पोल के ऊपर सेम लगेगा। ठीक है, अच्छा नॉर्थ पोल में, तो नॉर्थ पोल में क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल के फोर्स किधर लगेगा, नॉर्थ पोल के बाद जो फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल के बाद जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। यस सर नो, इधर लगेगा, इधर लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना लगेगा। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर यहाँ पे चार्ज होता फोर्स किधर लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना लगता, क्यू ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, उसका पोल स्ट्रेंथ एम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड के लिए क्यू लिखते हैं, यहाँ पे पोल का मैग्नीट्यूड के लिए एम लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो फोर्स कितना लगेगा, बीएम लगेगा। वहां देख, यहाँ पे अगर चार्ज होगा, यहाँ पे अगर चार्ज होगा, यहाँ पे अगर चार्ज होता क्यू और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कितना लगता है इधर, एफ इक्वल टू ई। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है तो मैग्नेटिक पोल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना एल और मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी, फोर्स कितना लगेगा बीएम और एमबी। क्या समझ में आ रहा है, वहां पे क्यू ई, यहाँ पे बीएम, वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं करेगा ना, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आएगा क्योंकि मैग्नेटिक पोल से पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसलिए भी। हाँ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एमबी। समझ में आ रहा है। अच्छा साउथ पोल की इधर फोर्स किधर लगेगा, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमेशा साउथ देख, यहाँ पे फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं कि नहीं, तो साउथ पोल को फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, साउथ पोल से क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अरे वेट माय पॉइंट्स, तो फोर्स किधर लगेगा भाई, इधर फोर्स किधर लगेगा बता, देखिएगा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यस सर नो, कितना लगेगा, वहां पे वही एमबी लगेगा। समझ में आ रही है, पोल स्ट्रेंथ उनका सेम है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा। और वैसे भी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और हर पॉइंट पर मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम, तो फोर्स भी सेम लगेगा ना। तो कितना लगेगा फोर्स, यहाँ पे बोल कितना लगेगा, एमबी। समझ में आ रहा है क्या, तेरे नजर में एक चीज तेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वहां पे उतना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑफ एक्शन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर किसी एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इस केस में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोथ द फोर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ द फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ द फोर्स हैव equal magnitude, both the forces equal magnitude, but direction क्या होता है, but opposite direction, होगा क्या भाई, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब ये सारा जो हमारा जो है क्या है, बार मैग्नेट, ये तो कहीं आगे मूव करेगा नहीं, आगे तो मूव करेगा नहीं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि भाई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ी आएगा, वो तो आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगा, क्या क्या यहाँ पे फोर्स सीधा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स सीधा लग रहा है, और दोनों फोर्स के बीच में कोई डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, कपलिंग इफेक्ट डेवलप होगा। क्या होगा, कपलिंग इफेक्ट डेवलप होगा। कपलिंग क्या करते हैं, कपलिंग का मतलब होता है अगर किसी एक बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन दोनों का एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के बीच में कुछ गैप मेंटेन है, दोनों फोर्स के बीच में कुछ गैप मेंटेन है, तो इस केस में क्या होता है, कपलिंग इफेक्ट डेवलप होता है। और वही कपलिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, टॉर्क डेवलप होगा, घूर्णन होगा। क्या होगा, घूर्णन। वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। देखना इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक इधर, ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स इधर, ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। देखना एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में मेंटेन गैप मेंटेन हो रहा है, तो ये ऐसे टॉर्क करेगा, रोटेट करेगा, उसका रोटेशनल इफेक्ट डेवलप होगा। समझ में आ रहा है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एच मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो टॉर्क हो जाएगा भाई। यहाँ पे कपलिंग का डेफिनेशन क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कपलिंग का डेफिनेशन here the both the magnetic force are equal in magnitude but acting in opposite direction, but the distance between two forces, there is some distance between two forces, there is some space between two forces, that's why the two forces create a coupling effect। समझ में आ रहा है, कपलिंग का मतलब होता है दोनों फोर्स का
मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन दोनों के बीच में गैप मेंटेन होगा, कुछ एक स्पेस मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स, तो गैप मेंटेन हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, कपलिंग इफेक्ट देगा। कपलिंग मतलब सेम टाइम में सेम फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्टेंस में लग रहा है, तो होगा क्या, उसको घुमाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या करने के लिए कोशिश करेंगे, घुमाने के लिए। इसको बोलते हैं कपलिंग इफेक्ट। समझ में आ रही? कपलिंग इफेक्ट ही टॉर्क को डेवलप करता है। कौन सा इफेक्ट डेवलप करता है, कपलिंग इफेक्ट ही डेवलप करता है। कपलिंग इफेक्ट डेवलप होने के लिए, कपलिंग इफेक्ट को डेवलप करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन गैप में मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स यू बट इट एक्सपीरियंस टॉर्क, बट इट एक्सपीरियंस मतलब बार मैग्नेट, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। और हमें क्या चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए, ठीक है कि नहीं? देख बार मैग्नेट ऐसे कैसे घूमेगा भाई, इधर फोर्स इधर फोर्स, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बार मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए कोशिश करेगा। बार मैग्नेट ऐसे है, थीटा एंगल पर है, तो टॉर्क लगेगा, वो क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन होने के लिए कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए कोशिश करेगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा देख देख ऐसे ये है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा ना, उसको घुमाने के लिए कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे समझ में आ रहा है? ये चाहेगा ऐसे रहने के लिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसको घुमा देगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमा, फिर ऐसे 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 लगातार घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे लगातार घूमता रहेगा, आपने एक्सिस के बाद घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा लगातार। समझ में आ रहा है? टॉर्क तो लग रहा है ना, इसलिए तो घूम रहा है, टॉर्क लग रहा है ना, इसलिए तो घूम रहा है। समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि देख पहले ऐसे था कि नहीं, तो इधर एक फोर्स इधर एक फोर्स, कपलिंग इफेक्ट डेवलप हुआ, तो टॉर्क लगा, तो टॉर्क क्या करेगा ना, ये बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन के लिए कोशिश करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। देख क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहेगी, घुमाए ऐसे घुमाया, फिर घूम जाएगा, फिर इधर फोर्स लग जाएगा, इधर फोर्स ऐसे 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 ऐसे, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, उसका घूर्णन होता जाएगा। समझ में आ रहा है? सर वो हर रोज चाहता है 180 डिग्री में रहने के लिए। हाँ 180 डिग्री में रहने के लिए, तो 180 डिग्री में रहेगा तो होगा नहीं, टॉर्क लगेगा। फिर यार वहां से लग गया थोड़ा सा भाई, न्यूटन लॉ पता है ना कि न्यूटन लॉ में क्या होता है, न्यूटन लॉ में एक चीज होता है क्या, एक होता है क्या हमारा जो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई चीजें मोशन करते आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा मोशन में रहने की यही कोशिश करता है, तो ये लगातार जब घूम जाएगा, थोड़ा सा अगर 180 डिग्री से थोड़ा सा एंगल और चला गया ना, फिर घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? खैर उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता चला कि नहीं टॉर्क कैसे लगता है। फैन बना देगा। देख जब मैं पहले चल क्या रहा हूँ, होता है कि नहीं, बॉस में जब चलते हैं, बॉस में जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, हम पहले से वी वेलोसिटी में आते हैं, जब ब्रेक लगाता है बॉस तो रुक जाता है, हम थोड़ी रुकते हैं, हम आगे से घूम जाते हैं। ऐसे क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? तो ये घूमता रह रहा है, ये ऐसे घूम के आ गया, पहले से मोशन करके आ रहा है, थोड़ा सा 180 डिग्री पर टॉर्क लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मोशन, इनर्शिया मोशन के कारण थोड़ा सा आगे चल गया, फिर घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? फिर घूम जाएगा। दिस इज टॉर्क। क्या फील आ रहा है? क्या फील आ रहा है? तो एक बार देख, हमें क्या करेंगे, ये टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? ये टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। भाई टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है? टॉर्क होता है टाउ, क्या हो जाएगा? टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, perpendicular distance between them, magnitude of force into perpendicular distance between them। अच्छा perpendicular distance क्या है? मेरे को एक बात बता, ध्यान से बताइए। आप देख यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का क्या लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो अगर इस फोर्स को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, एक सेकंड यार, अगर ये फोर्स को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, क्या ये हो जाएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन? और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन पर है कि नहीं? हाँ। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा भाई? ये हो जाएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है? अच्छा, क्या दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस लाइन के अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, इस लाइन के अंदर फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है कि तेरे सामने ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? यस सर नो? क्या ये तेरा 90 डिग्री है? क्या ये तेरा 90 डिग्री है?
90 डिग्री हाँ। है कि नहीं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस बात है क्या, ये तरह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x, ये तरह हो जाएगा b, ये तरह हो जाएगा p, और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दोनों फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये p चाहिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, cos थीटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ भाई, cos थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, sin थीटा कितना होता है? अच्छा, एक सेकंड, cos थीटा ने sin थीटा निकाला, क्योंकि मेरे को ये परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए क्या कैलकुलेट करूंगा भाई? sin थीटा, लोडिंग लेगा क्या? हाँ, आगे अब लिखते ना जाइए, हो जाएगा। क्या हो रहा है? हो रहा है। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, sin थीटा क्या हो जाएगा भाई? हमें पता है sin थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। अच्छा, परपेंडिकुलर तो ये p है, हमें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो p है, ये रहेगा हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 12, क्योंकि यही तो है 12, मैग्नेटिक लेंथ। समझ आ रहे हैं ना अभिलेख साहब? ए रुको, समझ आ रहे हैं कि नहीं? p क्या हो जाएगा? 12, ठीक है, तो p क्या हो जाएगा? p का वैल्यू sin थीटा 12, एक सेकंड, कितना हो जाएगा? 12 sin थीटा, क्या यही हो जाएगा p का वैल्यू? ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? हमें जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था वो हमें मिल गया, p = 12 sin थीटा। ओ भाई कैलकुलेट कर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? mv, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? mv into 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं ना, 2mlv sin थीटा। अच्छा, ये 2ml क्या है? ये 2ml तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M V sin थीटा। तो ये टॉप जरा फॉर्मूला आ गया mv sin थीटा, ठीक है कि नहीं? वहां पे क्या था? QE sin थीटा, यहाँ पे mv sin थीटा, वहां पे क्या था? QE sin थीटा। क्या इलेक्ट्रिक टॉर्क क्या कितना था भाई? QE sin थीटा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है? mv sin थीटा। वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ, पुल स्ट्रेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। sin थीटा तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि टॉर्क के लिए हमेशा sin थीटा ही आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना, नेट फोर्स यहाँ पे लिखना, बुट फोर्स रख, यहाँ पे लिख देना नॉर्थ पोल कीजिए, नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, ये लिखना, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कितना लग रहा है? mv, और फोर्स ऑन साउथ पोल लग रहा है mv। यहाँ पे दोनों मेंशन कर देना, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? mv, और दोनों का फोर्स का मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है? टॉर्क तो PE sin थीटा। हाँ, अबे वो क्या डाइपोल मोमेंट, अच्छा हाँ सॉरी वहां पे PE sin थीटा था ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था PE sin थीटा, सॉरी मैंने Q बोल दिया, QP कभी होता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि ये कन्वर्ट होता है P को, क्योंकि वहां पे 2QL था, हाँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ पे 2ml है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M से रिप्रेजेंट हो रहा है, mv sin थीटा, वहां पे PE sin Q sin थीटा है। समझ में आ रहा है? 2QL sin थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सर ये तरह क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? बस हो गया भाई, एक सेकंड। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? m क्रॉस v, क्योंकि sin थीटा है ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं sin थीटा आता है, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? m क्रॉस v, ठीक है? अच्छा, अगर उसका मैग्नीट्यूड mv sin थीटा, उसका डायरेक्शन किधर आएगा? देख, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो किधर होगा भाई? इसका जो डायरेक्शन आएगा ऑब्वियसली जिस प्लेन में ये दोनों होंगे उसके बाद परपेंडिकुलर होगा। देखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर है, तेरा पहला वेक्टर क्या है भाई? m है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में कॉल करूंगा, थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं? तो थंब जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बाद परपेंडिकुलर और डाइपोल मोमेंट के बाद परपेंडिकुलर है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा भाई? द डायरेक्शन
the direction of torque is defined by RHT, defined by RHT. अच्छा ये मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? RHT. The direction of torque is defined by RHT and is perpendicular to the plane containing M vector and B vector. मतलब जिस प्लेन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा और जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी प्लेन के अबाउट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. क्या समझ में आ रहा है भाई? जल्दी लिखो. सर चैप्टर 2 रिवीजन हो रहा है. चैप्टर 2 रिवीजन